Audible. Good evening, Mehak. Am I audible to you?
महक, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, आपकी नेटवर्क इशू था? यस मैम। ओके, ठीक है। कहाँ से हो बच्चे आप? महक? मैम ऊना। उन्ना से हो, ठीक है। ओके। सो 12th कब कंप्लीट करी बच्चे आपने? मैम अभी 12th में हूँ मैं। अच्छा, 12th में हो। अभी 12th चली है आपकी, है ना? यस मैम। नॉन मेडिकल? यस मैम। ओके। सो अभी आपको ये पता है ना, आपके फिजिक्स की क्लास है बच्चे? यस मैम। कैसी लगती है आपको फिजिक्स? ठीक, ओके ओके। ओके ओके लगती है, ठीक है। क्या चीज पसंद नहीं है फिजिक्स में? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल, है ना? यस मैम। न्यूमेरिकल क्यों नहीं पसंद? पता नहीं चलता फॉर्मूला के यूज करना है, ये यस मैम। कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आती है। पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता फॉर्मूला कौन सा और कहाँ पे यूज करना है। यस मैम। ओके, ठीक है। अब +1 में बच्चे कैसे थे, आपके स्कोर कैसा था फिजिक्स में? मतलब ओवरऑल स्कोर बता दो एक बार, ठीक था या ओके ओके? ओवरऑल परसेंटेज हाँ जी। 93%। वेरी गुड। और फिजिक्स में कितने थे आपके मार्क्स? 92। 92? फिर तो अच्छे हो आप फिजिक्स में, फिर क्यों डर रहे हो? ओके ओके, है ना? फिर भी। फिर भी चलो। एक बार मैं आपको एनडीए के इंग्लिश के क्वेश्चन का पेपर पैटर्न तो बता के गए होंगे अभी मैम आपको, ठीक है? इंग्लिश वाले मैम, समीक्षा मैम। अभी मैं आपको बाकी साइंस का पैटर्न बता देती हूँ एक बार। क्लियर? कोई और यस बच्चा भी था क्लास में आपके साथ? मैम। यस। 1 मिनट, उसको भी ज्वाइन करने देते हैं, 1 मिनट रुको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले पेपर पैटर्न से शुरू करते हैं बच्चे। अच्छा चलो, एनडीए की बात करते हैं। तो एनडीए का पता है आपको कि आपके 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। एक होगा आपका मैथ्स, अनदर वन इज जीएटी। अब मैथ्स में क्या होता है बच्चे? मैथ्स में आपका पेपर रहता है 300 नंबर का, 300 मार्क्स का पेपर होगा मैथ्स का, और जीएटी का होगा आपका 600 का। टोटल कितने हो गए आपके? 900। अब देखो, मैथ्स में तो आपका एक क्वेश्चन रहता है 2.5 का, ठीक है? और जीएटी में एक क्वेश्चन के मिलते हैं आपको 4 मार्क्स। समझ गए? अब ये जो जीएटी का पेपर है, इसमें आएंगे आपके 150 क्वेश्चंस। अब ये 150 क्वेश्चंस किस तरह से? क्वेश्चंस जो है आगे 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट आ गया आपका इंग्लिश वाला सेक्शन, ठीक है? फिर दूसरा आता है आपका साइंस सेक्शन। थर्ड वन इज जीएस, जनरल स्टडीज, या फिर जीके बोल सकते हो आप, जनरल नॉलेज वाला सेक्शन रहता है। समझ गए? अब ये 50-50 क्वेश्चन जो है इस तरह से डिवाइड हो गए तीनों पार्ट्स में, ठीक है? 50 इंग्लिश के आएंगे, 50 साइंस के आएंगे, 50 आपके जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इंग्लिश का पैटर्न तो अभी मैम आपको बता के चलेगी, ये वाला पैटर्न मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, साइंस के क्वेश्चंस में आपको पता है साइंस के 3 पार्ट्स रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है? साइंस में अगर हम देखें, बच्चे आपको आवाज आ रही है ना सही से? महक?
महक, आर यू देयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अगर बीच में प्रॉब्लम आती है ना क्लास में तो बता देना है, क्लियर? जैसे आवाज नहीं आ रही है या कुछ भी है। अब यहाँ पे देखो, साइंस सेक्शन में मैं आपको बता रही थी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सेक्शन रहते हैं। फिजिक्स के अप्रोक्स आपके आएंगे 25 क्वेश्चंस, ठीक है? 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं। केमिस्ट्री के लगा लो आप 15 क्वेश्चंस आएंगे। फिर 10 क्वेश्चन हम बायो से लेके चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हो गए साइंस के आपके 50 क्वेश्चंस। अब ये 50 क्वेश्चंस जो हैं साइंस के, इनमें आप देख रहे हो कि फिजिक्स का पोर्शन सबसे ज्यादा है। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? फिजिक्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें यहाँ पे 25, ठीक है? अब ये जो 25 क्वेश्चन है आपके फिजिक्स के, इनमें देखो एक क्वेश्चन के मिलते हैं आपको 4 नंबर, यानी कि 25 के कितने हो गए? 100 मार्क्स का एग्जाम आपका कहाँ से आ रहा है? 100 मार्क्स का एग्जाम आपका आ रहा है फिजिक्स से। अब फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि +1 +2 की कोई बहुत डिफिकल्ट लेवल की फिजिक्स आपसे पूछी जाएगी बच्चे। फिजिक्स पूछी जाती है आपसे जनरल फिजिक्स, ठीक है? नाउ जनरल फिजिक्स मींस कि आपसे बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं, उनको कहाँ पे हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, किस तरह से उनकी एप्लीकेशंस हमारी हेल्प कर रही हैं, ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिसिटी तो हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। आप जो भी हमारा, अभी हम देख रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो डिजिटली हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी का रोल है, बाकी चीजों का भी रोल है, सिग्नल का, फ्रीक्वेंसी का। तो फिजिक्स हमें हर चीज में हेल्प कर रही है, मूवमेंट में, मोशन में, ऑप्टिक्स, इतनी सारी चीजें आप पढ़ते हो, ग्रेविटी हो गया, हर चीज में हम फिजिक्स को देखते हैं। तो आपसे यही पूछा जाता है बेसिकली कि कहाँ पे डेली लाइफ में फिजिक्स की इंपॉर्टेंस है, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अब मैं इसमें बात करती हूँ आपके न्यूमेरिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की। सबसे पहले तो देखो, इन जनरल ये पैटर्न चेंज होता रहता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि फिक्स रहेगा, पैटर्न कुड बी चेंज, ठीक है? पैटर्न चेंज हो जाता है। अब यूपीएससी क्या करता है, कई बार कुछ हार्ड लेवल का पेपर आता है, कई बार बहुत इजी, बहुत बेसिक 10th लेवल का क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस आएंगे, पर ये फ्लक्चुएट करती रहती है चीज, है ना? फ्लक्चुएट करती रहेगी तो हम ये थोड़ी मान के चलेंगे कि हाँ 10th तक का पढ़ के चलेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। चलो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं इस चीज को। स्क्रीन सही दिख रही है ना बच्चे? Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ पे ये जो आपके 25 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपके 10 क्वेश्चन आप लगा के चलो, मैक्सिमम कह रही हूँ, मिनिमम कम भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तो आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, 15 क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल होंगे। अब ये 10 न्यूमेरिकल में भी क्या होगा, कुछ तो बहुत इजी लेवल के न्यूमेरिकल रहते हैं आपके, जैसे कि एक्सेलरेशन पूछ लिया गया, रिटार्डेशन पूछ लिया गया आपसे, स्पीड ऑफ साउंड पूछ ली गई, ठीक है? या फिर ऑप्टिक्स में इमेज का डिस्टेंस, इस तरह से की चीजें आपसे पूछ ली गई। बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहते हैं 10-15 जो हैं। अब ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल बेसिक, आपके 10th लेवल में जो आपने छोटी छोटी लाइंस पढ़ी होंगी, बेसिक बेसिक चीजें वो पूछी जाती हैं। और बाकी जो रहता है आपका, अब देखो ये जो 10 न्यूमेरिकल है ना, इनमें से कुछ एक तो बहुत सिंपल रहेंगे, कुछ एक रहते हैं जो आपने +1 +2 के बेसिस के हिसाब से करते हो आप, यानी थोड़ा एडवांस लेवल में पूछा जाता है। वैसे यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन आपके 5 से 7 क्वेश्चन इजी और 5 से 7 रहते हैं थोड़े, जिनमें हमें सोचना पड़ता है ना? अपनी थिंकिंग को थोड़ा ऐसे इधर उधर रिलेट करके अब आंसर ढूंढना पड़ता है। स्टेटमेंट में चारों स्टेटमेंट में एलिमिनेशन लगानी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि कैसे करेंगे, पर कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एज अ साइंस स्टूडेंट तो आपके लिए ये जो साइंस वाला सेक्शन है ना, ये सबसे मतलब स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। आप अभी अभी साइंस पढ़ के आए हो, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आपको पहले से ही दिमाग में होता है, तो थोड़ा सा आइडिया मिलने पे भी आप क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है? तो जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है आपने, क्लियर?
पेपर पैटर्न समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. हाँ जी, अब हम अपने टॉपिक देखते हैं कि हम किस किस तरह से कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे इन अपकमिंग क्लासेस। सबसे पहले बात करते हैं, देखो मैं मेन टॉपिक्स यहाँ पे लिख देती हूँ जहां से क्वेश्चन आना ही है आपको। सबसे पहले आ गया आपका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। सेकंड पोर्शन है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन पक्का है आपका। फिर उसके बाद आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये तीन सेक्शन तो आपके पक्के होंगे कि हर साल इनसे क्वेश्चन, हर बार पेपर में इनसे क्वेश्चन आएगा, वो फिक्स है, आना ही है। इन तीन सेक्शंस को तो हमने छोड़ना नहीं है। मैकेनिक्स में क्या क्या आता है? मैकेनिक्स में आता है आपका काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन वगैरह, जितने भी मोशन से रिलेटेड, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन चीजें हैं, वो सारा कुछ हो गया। वर्क, एनर्जी, पावर और ग्रेविटेशन, ये सारा मैकेनिक्स में आ गया। फिर ऑप्टिक्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आ गया आपका। क्लियर? ये तीन सेक्शन तो हमने पक्के करने हैं। इसको छोड़ के हमने और क्या करना है? इसको छोड़ के देखो बाकी टॉपिक्स जितने भी बचते हैं आपके, हीट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद साउंड एंड वेव्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, जिसमें आप विस्कोसिटी वगैरह के बारे में पढ़ते हो, सरफेस टेंशन वगैरह। फिर उसके बाद आपका रहता है मॉडर्न और न्यूक्लियर फिजिक्स। मॉडर्न और न्यूक्लियर फिजिक्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह के बारे में भी हम पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स वगैरह के बारे में, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, वो वाला सेक्शन रह गया। तो समझ गए किस तरह से हमने कवर करना है। पढ़ना हमने सब कुछ है, पर किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जहां से ज्यादा वेटेज है क्वेश्चन की, किस किस हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम वैसे करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पता लग जाएगा आपको। पेपर दिया, पेपर चेक किया है कभी प्रीवियस ईयर बच्चे? चेक किया हो कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? महक, Yes, किया ma'am. था? हाँ जी, तो प्रीवियस ईयर पेपर को हमेशा देखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या उस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप सिलेबस शुरू होगा ना, आपको देखो मैं पैटर्न बता देती हूँ। वैसे तो वीकली टेस्ट होता है हमारा, ठीक है, जैसे आपके पूरे वीक में जो टॉपिक पढ़ा है कंप्लीट होगा, सैटरडे को हम उसका टेस्ट रखते हैं। ठीक है, वो शिफ्ट भी हो सकता है अकॉर्डिंग कि किस तरह से आपने चीजों को पढ़ा है। जैसे टॉपिक कंप्लीट, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ से स्टडी मटेरियल मिला है, उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह मिले होंगे, तो प्रैक्टिस, टॉपिक खत्म होते ही प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की सबसे ज्यादा जरूरी है, और एट द एंड उसका टेस्ट। ये दो चीजें जो हैं वो कंपलसरी हैं। समझ गए? प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे टॉपिक उतना ज्यादा क्लियर होगा। ये जो आपने बोला ना अभी मुझे कि मैम हम, मुझे पता नहीं लगता है कि कौन से क्वेश्चन में, पता है मुझे सारे फॉर्मूले पता है, मुझे सब पता है कि हाँ क्या फॉर्मूला है किस चीज का, मोमेंटम का, इम्पल्स का, जो भी हो गया, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन का, मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, मुझे हर चीज का फॉर्मूला पता है, बट मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि उसको मैं अप्लाई कहाँ पे और कैसे करूँ। वो किस तरह से आएगा बच्चे? ये अप्लाई करने की, एप्लीकेशन की टेक्निक आती है हमें प्रैक्टिस करने से। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन को समझोगे कि पूछा क्या है। ठीक है, फिर आप चेक करोगे आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है, अब इस हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से क्लियरिटी आती है चीजों की। ठीक है महक, क्लियर? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। चलो एक मिनट। बेसिक यानी कि फिजिकल क्वांटिटी वगैरह के बारे में जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, जो कुछ बेसिक चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे पहले हम। ओके, क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज बच्चे? क्या पता है आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में?
कुछ भी थोड़ा बहुत पता हो वो बताओ। महक, यस या नो? पता है तो भी बताना है। No, ma'am. कोई बात नहीं, कोई आइडिया नहीं है तो मैं बताऊंगी ना आपको। बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो, जिस चीज को आप नाप सकते हो, उसको आप फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे। जैसे कि आप लेंथ मेजर करनी है कर सकते हो, मास मेजर करना है कर सकते हो, टाइम को मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। तो ये सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब इमोशंस को मेजर कर सकते हो आप? हम्म, No, इमोशंस में ma'am. नहीं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगे। बहुत सी चीजें हैं जिनको हम नहीं मेजर कर सकते, ठीक है, तो उनको हम फिजिकल क्वांटिटी में कंसीडर नहीं करें। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिस चीज को हम मेजर कर सके। अब ये भी अलग अलग तरह की होती हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे आ गया केजी, मीटर, जितनी भी हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे गिवन है। फिर उसके बाद बात आती है यूनिट्स। लिखते हैं ना हम कि लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। इन सारी चीजों में हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो वो लेंथ की यूनिट होगी। यूनिट का मतलब तो पता है ना बच्चे? अच्छा मुझे ये बताओ, यूनिट जो एक इंग्लिश का वर्ड है, नॉर्मली इसका मतलब क्या होता है? फिजिक्स की टर्म्स में तो हम अलग बोलते हैं, पर वैसे यूनिट का मतलब होता है एक, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है वन, सिंगल क्वांटिटी। तो जब मैंने बोला कि मास की यूनिट क्या है, केजी, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मास को हम किस में मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं हम केजी में, तो केजी क्या हुई? उसकी यूनिट हुई। कि एक मास की बात करूं तो उसको एक यूनिट, 1 kg बोला, यानी कि केजी की 1 यूनिट है मेरे पास, एक है। फिर उसके आगे अगर मैंने लगा दिया दो, तो 2 यूनिट, यानी एक और एक और, 2 यूनिट बन गई। तो यूनिट का मतलब होता है क्वांटिटी। बेसिकली क्वांटिटी का पता लगता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है कितनी हमारे पास, ठीक है। यूनिट अलग अलग होती है हर क्वांटिटी की। फिर उसके बाद, एक मिनट यहाँ पे, सबसे पहले देखो, ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये दो तरह की होती हैं। दो टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी? पहली तो आ गई फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है बच्चे बेसिक। जो आपकी बेसिक क्वांटिटी है उसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी बोलोगे, ठीक है। अब बेसिक क्वांटिटीज क्या होती हैं? आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुना Yes, ma'am. यानी कि हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, है ना? तो जो बेस होता है, जिसको जोड़ के फिर हम बाकी चीजें बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब देखो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं आपकी? सबसे पहले आती है यहाँ पे, देखो, मास, फिर टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एक, दो, तीन, और ये आ गई लेंथ, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये 7 हैं क्या, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी। वैसे तो आपने पढ़ी है +1 में ये फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो, लेंथ, किसी चीज की लेंथ मेजर करना, या मास, या टाइम, या टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे देखो, मास को आप ग्राम में मेजर कर सकते हो, यस और नो? Yes, ma'am. केजी में भी मेजर कर सकते हो, पाउंड में भी मेजर कर सकते हो। लेंथ को हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जिस चाहे यूनिट में मेजर कर सकते हैं, है ना? बट हमने क्या किया, फिर हमने कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है 7, इनके लिए कुछ फिक्स यूनिट ले आते हैं, है ना? तो हमने यूनिट सिस्टम चूज किया। यूनिट सिस्टम, कौन कौन से यूनिट सिस्टम है? थोड़ा बहुत याद हो आपको +1 का तो,
सबसे पहले आता है आपका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोला जाता है, जिसे एसआई यूनिट सिस्टम बोलते हैं ना। एसआई यूनिट लिखो इसकी, एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम है। अब ये क्यों बनाया? देखो, मैं यहाँ पे हूँ, आप वहां पे हो। मैंने आपको कहा कि मास की 5 यूनिट इकट्ठी कर लो। मैंने कहा मास की 5 यूनिट। क्या पता आपने ग्राम में यूनिट सोच ली और मैंने आपको केजी में बोली हो, तो गलत हो गया ना। मैंने कैलकुलेशन बताई सपोज केजी के हिसाब से, और आपने ले ली ग्राम के हिसाब से, वो तो गलत हो गया। केजी बड़ी क्वांटिटी है, ग्राम छोटी क्वांटिटी है, समझे? तो इसीलिए फिर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या बोला कि एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम ले लेते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम ने क्या बोला कि मास बोला है तो मास को सबसे पहले मेजर करोगे केजी में, केजी उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी, एसआई यूनिट होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे एक टेबल है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये लो। तो हमने क्या बोला कि लेंथ के लिए एसआई यूनिट है मीटर। लेंथ को नो डाउट किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, इन सब में हम मेजर कर सकते हैं, पर जब स्टैंडर्ड यूनिट की बात होगी तो क्या होगी? मीटर। अगर मैंने कहा लेंथ की 1 यूनिट, मैंने यूनिट को मेंशन नहीं किया, तो मतलब वो कौन सी यूनिट है? मीटर, जो उसकी बेसिक यूनिट है। मास की बेसिक यूनिट ले ली केजी, टाइम का ले लिया सेकंड, टेम्परेचर की एसआई यूनिट ले ली केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है? जैसे कि बल्ब है ना, बल्ब से लाइट आ रही है, कई बार वोल्टेज कम होती है तो लाइट डिम सी हो जाती है ना। तो वो लाइट का कम हो जाना, डिम हो जाना, यानी कि उसकी इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस का कम हो जाना। जितनी ज्यादा ब्राइट होगी यानी उतनी ज्यादा उसकी क्या है? इंटेंसिटी है, ठीक है। ओके, ज्यादा ऐसे ब्राइट लाइट आ रही है यानी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो उस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं कैंडेला में। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। व्हाट डू मीन बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से क्या पता लगेगा बच्चे? एनी आइडिया? बोलो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलो मैं बता देती हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, मैंने क्या, तुम्हारे घर वालों ने कहा कि केले खरीद के ले आओ, ठीक है, बनाना लेके आने हैं। तो अब बनाना बोल दिया आपको कि 1 यूनिट या फिर 1 डजन ले आना, ठीक है। उन्होंने वर्ड बोल दिया 1, अब केले तो डजन के हिसाब से ही मिलते हैं, 1 डजन बोल दिया। 1 डजन का मतलब है कितनी चीजें मंगवाई आपसे? डजन मीन्स कितनी चीजें मंगवाई हैं? 12। 12 चीजें मंगवाई, पता है ना, डजन का मतलब होता है 12। 1 डजन यानी कि 12। अब वैसे ही जैसे कि 12 को, 12 चीजों को हम क्या बोल देते हैं? 1 डजन। वैसे ही आपने पढ़ा होगा कि 6.023, एक मिनट, 6.022 इंटू 10⁻23, 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर चीजें। इतनी चीजें होता है ना 1 मोल का मतलब। अब ये क्यों किया? अब जैसे कि केले हैं तो केलों को हम केजी के हिसाब से नहीं लेते कि उनका भार माप लो फिर उनको कंसीडर करो, नहीं, उनको उनकी क्वांटिटी के हिसाब से कंसीडर करते हैं कि 1 डजन, 2 डजन, 1 डजन में 12 आएंगे, 2 डजन में 24। वैसे ही यहाँ पे जब हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके वो होते हैं बहुत छोटे, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल है छोटा। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल है इनको इकट्ठा, एक एक को गिन के तो इकट्ठा करोगे नहीं, तो क्या करते हैं हम? इतने मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करते हैं और बोल देते हैं कि हमारे पास क्या है? 1 मोल ऑफ गैस। समझ गए? कोई भी बहुत छोटे अमाउंट, बहुत छोटे साइज में है ना चीज, तो हम उसको मोल में ले लेते हैं। मोल में क्यों ले लेते हैं? इजी है, छोटी छोटी चीज को एक एक गिन के रखोगे, है ना, तो वो तो मुश्किल होगा। तो इतनी सारी 6.022 इंटू 10⁻23, इतनी सारी चीजों को इकट्ठा करो और उनको बोल दो कितने तुम्हारे पास? 1 मोल है।
अब मैं 12 किलो को इकट्ठा कर लूंगी और बोलूंगी मेरे पास कितनी चीजें हैं, 1 डजन है। ठीक है, वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में भी ले लेते हैं कि 6.02 टू 10⁻23 चीजों को इकट्ठा करके हम बोल देते हैं हमारे पास 1 मोल है। समझ आया महक? Yes, ma'am. ओके, तो ये तो होगी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। यानी फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह की होती है, फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल यानी कि जो बेसिक है, जो बेस है उसको बोलेंगे फंडामेंटल, और फंडामेंटल में आगे ये 7 क्वांटिटीज। आगे जो भी यूनिट बनेगी ना, ये 7 यूनिट को जोड़ के ही बनेगी। अब कैसे बनेगी, जैसे कि मुझे बताओ स्पीड के यूनिट क्या होते हैं? अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड के यूनिट्स क्या होते हैं? Meter per second. हाँ जी, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, सो मीटर पर सेकंड। देखो मीटर किसके यूनिट है? लेंथ की। सेकंड किसके यूनिट है? टाइम। तो इन दोनों को जोड़ के बनी है, तो स्पीड की यूनिट क्या हुई? डिराइव यूनिट। अब जितनी भी यूनिट होंगी ना इन सातों को छोड़ के, वो सारी की सारी डिराइव होंगी, क्योंकि इन्हीं सातों को जोड़ के हम बाकी यूनिट्स को डिराइव करते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? ये तो बेसिक चीज थी, आई गेस इतना आपको पता भी था, या नहीं भी पता था तो कोई नहीं, रिवाइज हो गया। फिर उसके बाद दो आती हैं हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री यूनिट्स? सप्लीमेंट्री यूनिट मतलब एडिशनल यूनिट्स आ गई। ठीक है, अब इनमें क्या आता है? दो चीजें हमने ली हैं। पहली क्वांटिटी है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब है बच्चे दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में बनने वाले एंगल, इस एंगल को बोलूंगी मैं प्लेन एंगल। और एंगल को मेजर करते हैं, जैसे कि ये आर्क है मान लो, है ना, ये यहाँ पे एक इस तरह से सर्कल में बॉडी ले लेती हूँ मैं, और ये क्या हो गया? रेडियस। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया मेरे लिए? ये आर्क हो गया। और ये है थीटा, ये थीटा को बोलूंगी मैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करते हैं हम रेडियन में। सिंपली याद रखना है आपने कि एंगल को तो हम डिग्री में भी मेजर करते हैं ना बच्चे, 30 डिग्री, 40, 45, 60। पर डिग्री तो अलग यूनिट है। जैसे कि मीटर में तो मेजर करना है लेंथ को, पर किलोमीटर में भी तो कर लेते हैं, है ना। वैसे ही प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? रेडियन है, बट हम इसको डिग्री में भी ले लेते हैं। ठीक है, वैसे ही आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट है स्ट्रेडियन। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे कि इस तरह से कोन की शेप है, कोन ऐसे बर्थडे कैप वाली शेप है, तो उसमें यहाँ पे इस तरह से बनेगा। अब इसमें मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पे ये एंगल जो है ये भी ऐसे आएगा, राउंड में आएगा, या फिर जिस तरह से भी आएगा। तो थ्री डी डायग्राम्स का जो एंगल होता है, या 3D आप बोल सकते हो, दैट इज स्ट्रेडियन। उस एंगल को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेडियन या फिर सॉलिड एंगल में लेते हैं। समझ गए? सिंपली दो लाइंस हैं तो प्लेन, बाकी अगर 3D फिगर में बन रहा है एंगल तो वो हो जाएगा सॉलिड एंगल। क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. ओके ओके, अब ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज तो बाद में जितनी भी बची उन सबको हम किस में कंसीडर करेंगे? डिराइव में। जैसे कि ये आ गई सारी, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके। पर होता क्या है, जैसे हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है ना, कई बार यूनिट पूछ ली जाती है। वैसे तो हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो साथ साथ में यूनिट्स कंप्लीट करेंगे, बट ये टेबल आप डायरेक्ट अपने पास भी रख सकते हो, हेल्प करेगा आपको। बाद में कभी यूनिट का कंफ्यूजन हो गया तो इस टेबल से आप कर सकते हो। क्लियर? फिर इसके बाद कुछ इसी से रिलेटेड हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, इनको तो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए मुझे ये बताओ, ये चीज समझ आई जो मैंने बताया आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में? समझ लग गई फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? Yes, रिवाइज हो ma'am. गया होगा, पढ़ा तो आपने पहले भी होगा बच्चे, पर रिवाइज करना चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। 1 मिनट, जस्ट सेकंड।
फिर जो फंडामेंटल ये जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज आई थी उन सबको हमने इकट्ठा कर दिया। एक मिनट, ठीक है, उन सबको हमने इकट्ठा कर दिया। और इकट्ठा करने के बाद देखो यहाँ पे हमने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। स्केलर वेक्टर के बारे में पता है बच्चे, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? Yes, ma'am. Scalar quantities are those quantities which has only magnitude, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है जिनकी सिर्फ एक वैल्यू होगी पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, मास, वॉल्यूम। वॉल्यूम है किसी चीज का तो वो क्या बताता है हमें कि हाँ इतना पानी है, इतनी चीज है, इतनी गैस है, ये पता लगता है। कि डायरेक्शन थोड़ी होती है वॉल्यूम की, टाइम की भी डायरेक्शन नहीं होती। अब तुम सपोज करो दुकान में जा रहे हो, तुमने दुकानदार को बोला अंकल एक काम करो, 1 लीटर ऑयल की बोतल दे दो इन नॉर्थ डायरेक्शन। क्या समझेगा वो यही समझेगा ना कि बच्चा बेचारा बहुत स्ट्रेस में है, कैसे बोल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों दूं, 1 लीटर बोलो वो काफी है, डायरेक्शन की तो जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो बस क्वांटिटी बतानी है। तो हर चीज में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, कुछ एक जगह पे। अब मैं तुम्हें बोल दूं कि हाँ सामने कोई चेयर रखी है, ठीक है, उस चेयर पे क्या करना है तुमने, उस चेयर पे फोर्स लगानी है, ठीक है। एक मिनट, जैसे यहाँ पे हमारे पास चेयर है, मैंने कहा इस पे फोर्स लगाओ। अगर चेयर पे फोर्स लगानी है पर मैंने ये नहीं बताया कि इस तरफ लगाओ फोर्स, इस तरफ लगाओ, आगे धक्का दो या इसको पीछे की तरफ खींचो, ऐसा कुछ बताया मैंने? नहीं, नहीं बताया। तो आप क्या बोलोगे कि डायरेक्शन भी बताओ मैम, डायरेक्शन भी तो जरूरी है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, दैट इज कंपल्सरी। यानी फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी हुई जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, बट मास में तो हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए? जिन क्वांटिटीज में आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी बच्चे, उनको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेट, फ्रिक्शन, आगे जाके और भी चीजें आएंगी, एक्सेलरेशन, इम्पल्स, ठीक है, मोमेंटम, बहुत सारी चीजें आएंगी। आपने पढ़ी भी होंगी +1 में कुछ एक चीजें तो, ठीक है, ये +1 का ही बेसिक है आपका, जो आप पढ़ चुके हो आई गेस। क्लियर? अब यहाँ पे स्केलर और वेक्टर में सबसे पहले आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उससे पहले आप मुझे बताओ बच्चे मोशन क्या होता है ना। अब शुरू कर रहे हैं टॉपिक काइनेमेटिक्स हम, तो मोशन क्या होता है ये बताओ। Change in position. चेंज इन पोजीशन या मूवमेंट बॉडी की, जब बॉडी मूव करेगी, पोजीशन को चेंज करेगी, तभी हम बोलेंगे ना वो मोशन में है। अब यहाँ पे कुछ मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरह के मोशन की टाइप्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जब कोई पर्सन स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है तो वो कौन सा मोशन है, रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेशनल या फिर स्ट्रेट लाइन भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट देखो सर्कुलर मोशन है, जब एक सर्कुलर पाथ में कोई चीज घूम रही है। नेक्स्ट है रोटेशनल। रोटेशनल का मतलब होता है जैसे बॉल को अगर तुम घुमाओगे तो लाइक का अर्थ, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, एक ही जगह के अराउंड रोटेट करते रहना, दैट इज रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट आ गया आपका पीरियोडिक। पेंडुलम की तरह मूवमेंट है तो उसको बोलेंगे हम पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन बेसिकली जो खुद को एक टाइम के बाद रिपीट करता है। तो पीरियोडिक तो हो गया। ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जा सकता है इसको। ऑसिलेटरी मोशन भी क्या होता है, इस तरह से वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे पेंडुलम घूमता है, उसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। अब बच्चे मैं मूव कर रही हूँ, पता लग रहा है आपको कि मैं मूव कर रही हूँ क्योंकि आपने बोर्ड के विद रिस्पेक्ट देखा कि मेरी मूवमेंट है। चारों तरफ अंधेरा हो, ना नीचे कोई सरफेस है, कहीं पे भी कोई सरफेस नहीं है, बस डार्क खाली वैक्यूम है, मैं मूव करूंगी तो आपको पता नहीं लगेगा। इवन कि हमें दूसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट चीजों को मूवमेंट में देखने की आदत है। ये चेयर तो यहीं रही, इसके सामने से कोई पर्सन क्रॉस करके गया, यानी वो मोशन में था,
हम गाड़ी में बैठे होते हैं, कई बार हम ये मानते हैं ना कि हम तो रेस्ट पे हैं, पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, मानते हैं कि नहीं? लगता है ना कभी कभी ऐसे। यानी कि ये सब हमारे देखने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। ये चीज क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके विद रिस्पेक्ट हम दूसरे ऑब्जेक्ट को मोशन में मानते हैं। अब रोड रुका हुआ है तो हमें पता लगता है उसके विद रिस्पेक्ट गाड़ियां मूव कर रही हैं। ठीक है, रोड भी मूव करता, गाड़ी भी मूव करती, तब तो पता लगाना मुश्किल हो जाता कि कौन मोशन में है कौन रेस्ट में है ना? तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके बेसिस पे हमें पता लगता है। जैसे कि ये यहाँ पे इस ट्रॉली में खड़ा हुआ है पर्सन, तो इसको लग रहा है कि मैं तो रेस्ट में हूं। हाँ, वो तो रेस्ट पे ही है, पर वो जिस ट्रॉली के ऊपर खड़ा है वो ट्रॉली तो चल रही है। तो आप सामने खड़े हो, आपके लिए ये पर्सन क्या है? इसके लिए ये जो इसका दोस्त नीचे खड़ा है, इसके लिए ये मोशन में है। बट ये क्या बोल रहा है? आई एम स्टैंडिंग स्टिल, मैं तो सीधा खड़ा हूं। ये बोल रहा है वेट होल्ड स्टिल, ये इसको रुकने को बोल रहा है। तो ये कह रहा है मैं तो रुका हुआ हूं। बट ये इस ट्रक के या जो भी ट्रॉली है इसके विद रिस्पेक्ट जो है, इसके विद रिस्पेक्ट तो ये रेस्ट पे है कि इस पे खड़ा हुआ है। पर ये ट्रॉली जो है रोड के विद रिस्पेक्ट क्या है? मोशन में। ट्रॉली मूव कर रही है, उसके ऊपर पर्सन है, ये रेस्ट पे है। पर ट्रॉली मूव कर रही है तो ये पर्सन भी हमारे लिए क्या हुआ? मोशन में हुआ। क्योंकि हमें रोड दिख रहा है रुका हुआ है, हमने ट्रक या ट्रॉली को मूव करते हुए देखा तो ये हमारे लिए मोशन में। इसने तो खुद को रेस्ट पे ही देखा, इसको क्या लगेगा? इसको लगेगा ये रेस्ट में है, ये वाला पीछे जा रहा है। जैसे हमें लगता है कई बार हम रेस्ट में, पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो ये सब देखने के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी बॉडी को मोशन में देखेंगे हम तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें कोई ना कोई एक रेफरेंस कि हाँ इसके विद रिस्पेक्ट गाड़ी आगे गई, तब हमें पता लगता है कि वो मोशन में है। समझ आया? यानी कि आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, ये तो स्केलर वेक्टर हमने पढ़ा। अब बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाने के लिए रुको, मैं 1 मिनट, लेट मी शो यू अ पिक्चर। 1 मिनट वेट करो बस। यहां से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस, डिस्टेंस क्या होता है बच्चे? पहले आप बताओ, आपको क्या पता है डिस्टेंस के बारे में? The actual path covered by a body. जो बॉडी एक्चुअल में पाथ कवर करती है दैट इज डिस्टेंस, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे? Shortest path. बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहीं पे हमें दिख रहा है कि यहां से ये साइकिलिस्ट जो है मूव करके गया और इस पॉइंट पे पहुंचा, है ना? तो ये क्या हो गया इसका? डिस्टेंस, क्योंकि ये इसने एक्चुअल में कवर करा है पाथ। बट डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तब तो हम क्या देखते हैं कि शॉर्टेस्ट वो मूव कितना हुआ। देखो बच्चे, एक और चीज का ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं उसको माना जाए जहां पे रास्ता हो। अब आप ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो रास्ता नहीं था, नहीं था ना रास्ता, यहाँ से तो ये आ ही नहीं सकता था, इसलिए इसको यहाँ से आना पड़ा। ठीक है, तो जहां से पर्सन खुद चल के आया दैट इज डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट में हम ये नहीं देखते हैं कि पाथ है नहीं है, हम ये देखते हैं यहां से शुरू किया, यहाँ पे खत्म किया, इनके बीच का सबसे छोटा पाथ यही था, तो ये क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को पाथ से फर्क नहीं पड़ता है, कैसा रास्ता है, किस तरह से है, कितना लंबा है, रास्ता है भी या नहीं। डिस्प्लेसमेंट ये देखता है कि स्टार्टिंग में कहाँ था ऑब्जेक्ट और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, बस उनके बीच की सबसे छोटी दूरी को बोल देते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? महक, समझ आया? Yes, ma'am. ओके, सो इसको तो हम बाकी कल डिस्कस करेंगे, वैसे मोशन वाला चैप्टर हम कल करेंगे। आज के लिए जो हमने करा है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज।
ठीक है, मेन जो हमने आज समझा दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। और पेपर पैटर्न का तो पता लग ही गया आपको कैसी चीजें करनी है। और कोई डाउट हो बच्चे आपका तो बोलो, कुछ भी सिलेबस से रिगार्डिंग आपको पूछना हो, या कुछ कोई शक हो कि हाँ कैसे करेंगे, किस तरह से होगा, तो आप पूछ सकते हो। या क्लास में मैंने जो बताया उसमें से आपको कुछ समझ नहीं आया हो, सो यू कैन आस्क। सुबह स्कूल जाते हो महक? यस मैम। ओके, सो उन्ना में कहाँ से हो बच्चे आप? मैम चिंतपूर्णी के आगे से। चिंतपूर्णी के आगे से, ओके। एनडीए में जाना है? यस मैम। क्यों सोचा कि एनडीए में जाना है, ऐसा क्या है दिमाग में? क्या करना है एनडीए में जाके? क्रिटिसाइज नहीं अच्छी कर रही हूँ, मैं जस्ट पूछ रही हूँ कि आपके दिमाग में क्या आया था, या किसी और ने आपको सजेस्ट किया, किस तरह से आपने सोचा कि मैंने एनडीए में जाना है? मैम मेरी सिस्टर ने भी अभी क्लियर करा है ना, हम्म। तो उनसे थोड़ा सा इंस्पायर होके, और थोड़ा सा मुझे भी लगता है जॉब अच्छी है। अच्छा, आपकी सिस्टर का नाम क्या है? मैम सिमरन। ओके, वो भी उन्होंने कहाँ से खुद से पढ़ा था या कोचिंग ली थी, कहाँ से किया था? मैम सिमरन, उन्होंने तो सीडीएस क्लियर करा है। अच्छा सीडीएस क्लियर करा है, ओके। हम्म, जाओ, हाँ ले लो, कोई बात, हाँ चलो। ओके महक, सो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, सोचा है अच्छी बात है, करना भी है, होगा भी, बट डिटर्मिन रहना है। ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में तो हम फुल जोश में आते हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर हम लैग करना शुरू कर देते हैं, तो वैसे नहीं करना है। जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करते रहना है और उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, आपके पास अभी टाइम है, तो रिवाइज, रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे बच्चे, कोई फायदा नहीं है, आगे जाके वो चीज आपको दोबारा से समझनी पड़ेगी, दोबारा से उतना ही टाइम लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जिस टाइम पे आपको टाइम मिल रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसी टाइम पढ़ो, चीजों को अच्छे से रिवाइज करो। क्लियर? ओके, ओके महक, यस मैम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। आई होप कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे एनडीए, है ना? कर लोगे ना, पढ़ोगे तो हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चे। इसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास है, तब तक के लिए जो मैंने आपको बताया है उसकी पीवीटी में या पीडीएफ आपको अभी फॉरवर्ड करती हूँ, तो उससे एक बार गो थ्रू कर लेना है आपने। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, गो थ्रू हो जाना है उनसे। क्लियर? यस मैम। ओके, डन। कुछ पूछना है तो पूछ लो बच्चे, डू यू हैव एनी डाउट? नो मैम। ओके महक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके।